आज के इस वीडियो में दोस्तों काफी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाले। आपको ये सारे टॉपिक बिना रटे बिना तैयार किए ऑटोमेटिक इस वीडियो को देखते देखते ही समझ आ जाए। बस जैसे बताऊं वैसे समझते जाना, ठीक है दोस्तों। सारे टॉपिक एकदम मक्खन हो जाएगा और इस तरह के टॉपिक एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों वैद्युत अपघट्य के बारे में समझेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तब जाकर के आप फैराडे को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वैद्युत अपघट्य जैसे शब्दों का यूज करेगा वो, ठीक है। अब अगर आप इसे नहीं समझते हो तो वो ऑटोमेटिक आपको रटना पड़ जाएगा, समझ आई मेरी बातें, फील नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि वैद्युत अपघट्य क्या है। वैद्युत अपघट्य जो होता है हमेशा याद रखिए वो द्रव अवस्था में होता है। द्रव का मतलब लिक्विड अवस्था में, समझ आई मेरी बातें। किस अवस्था में? लिक्विड फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। किसमें होता है दोस्तों? लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन? वैद्युत अपघट्य है, ठीक ना। और वैद्युत अपघट्य जानते हैं कैसा होता है? ये ऐसा इसका नेचर होता है कि अगर इसमें विद्युत प्रवाह किया जाए तो प्लस और माइनस में टूट सके। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड है इस तरह से, ठीक है। ध्यान से समझिए, मेरी बात को फील करिए। अगर कंटेनर में कोई लिक्विड है, अभी नहीं मालूम कि कैसा लिक्विड है, वैद्युत अपघट्य है या नहीं, कैसे हम इसे जज कर सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराएंगे, विद्युत। समझ आई मेरी बातें। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराएंगे तो अगर ये लिक्विड प्लस और माइनस में अपघटित हो जाए, टूट जाए, समझ रहे हो। देखो इसमें नाम में भी अपघटन शब्द यूज हो रहा है। अपघटन यानी टूटना। तो अगर ये प्लस और माइनस में टूट जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है। अब प्लस माइनस में नहीं टूट रहा है तो वैद्युत अपघट्य नहीं है। अब यहां से देखो, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर ये ज्यादा मात्रा में प्लस माइनस में टूट रहा है, यानी कंप्लीटली आयन में टूट जा रहा है, यहां पे जब प्रबल का लिखोगे, डेफिनेशन देखोगे तो तुम खुद देख लेना, लिखा होगा कि ऐसा पदार्थ जो पूर्णतः आयन में विभाजित हो जाए उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जो पदार्थ आंशिक रूप से आयन में विभाजित हो, आंशिक यानी कम मात्रा में, तो उसे दुर्बल कहते हैं। प्रबल का मतलब जो कंप्लीटली नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास HCl है और हर कोई जानता है HCl टूटता है तो क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस होता है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ पे H 100 बार है और Cl माइनस 100 बार है, ठीक ना, ध्यान से समझना। लेकिन जब ये टूटा तो 100 बार H भी दिखा और 100 बार Cl भी दिखा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टूट गया। लेकिन अगर मान लो, सपोज दैट उदाहरण देता हूं, CH3COOH है, ये टूटा जब इसके पास 100 थे, 100 माइनस थे और 100 प्लस, लेकिन जब ये टूटा तो केवल 50 प्लस और 50 माइनस ही दिख रहे हैं। यानी 100 में से 50 ही केवल टूट पाया। क्या कंप्लीट टूटा? नहीं ना। तो कहने का मतलब कि जो कंप्लीट आयन में डिवाइड हो जाए वो प्रबल है, और जो पूर्णता आयन में न बटे वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। बात समझ आए। उदाहरण पूछेगा तो इसका उदाहरण हो जाएगा HCl। HCl एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है प्लस माइनस में, और इसका उदाहरण CH3COOH, ये कंप्लीटली विभाजित नहीं हो पाता है। समझ आई मेरी बातें। तो अब जब भी आएगा तो आराम से आप समझ लोगे, क्लियर कर लोगे। जब भी आएगा एग्जाम में तो देखो मैंने सिखाने की कोशिश की ताकि यहां से घुमा फिरा के कुछ पूछे तो भी आप कर सके, ठीक है। यहां पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आप खुद एक सर्च करना, कोड नंबर JX, जो फिजिक्स का पेपर हुआ है, कौन सा कोड नंबर JX, उसमें मेरे बताए हुए चीजें बहुत सारे हैं। लेकिन जैसे बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर उसमें से, चलो यहां तक, अब आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों वैद्युत अपघट्य आप समझ लिए। अब देखो फैराडे का नियम अपने आप आपको तैयार हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक कर जाएगा एक दूसरे से। कैसे? देखो आपने क्या सीखा वैद्युत अपघट्य में कि जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो ये जो आपका वैद्युत अपघट्य होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने NaCl ले लिया है, ठीक है। और ये क्या होता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, एक हो जाता है प्लस और एक हो जाता है माइनस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये टूट जाता है प्लस और माइनस में, तो ये करता क्या है एक्चुअली में टूटने के बाद, पता है आपको? जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टूटने के बाद एक्चुअली में करता क्या है? करता ये है कि ये जो प्लस वाला आयन है ये माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और ये जो माइनस वाला है किधर भागने लगता है, प्लस वाले की तरफ, ठीक है। तो यहां से ऐसा तो है नहीं कि पूरे इलेक्ट्रोड में एक ठो केवल प्लस और एक ठो केवल माइनस होगा, अरबों खरबों होंगे। अभी लाखों करोड़ों में जो प्लस माइनस है वो जो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहे होंगे, तो फैराडे बाबा कहते क्या है कि ठीक है भैया, यहाँ पे आके आपका प्लस वाला इकट्ठा होते जा रहा है,
तो ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है। वो क्या जानना चाह रहे हैं, कितनी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि यहां कितना इकट्ठा हो रहा है, ये किससे कंपैरिजन हम करें। तो फैराडे ने एक नियम दिया, पहले नियम में उन्होंने बताया, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जब यहां से वो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जब वो नॉर्मल धारा यानी कम धारा का मतलब जैसे मान लो अगर 2 कूलाम का आवेश का अगर यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस वाला जाकर के इकट्ठा हो रहा है, इधर माइनस वाला जाके इकट्ठा हो रहा है। जब यहाँ पे अगर वो 5 कूलाम का आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो और ज्यादा मात्रा में जा रहा है। समझ आए मेरी बातें, और ज्यादा आवेश बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा मात्रा में एक पदार्थ की मात्रा और ज्यादा इकट्ठा हो रही है। समझ आ रही मेरी बातें, क्लियर हो रही है मेरी बातें। तो इससे हो क्या है एक्चुअली में, इससे ये हो रहा है, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो पदार्थ का मात्रा है W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आवेश के। ठीक है, आवेश बढ़ाओगे तो पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, आवेश घटाओगे तो पदार्थ की मात्रा घटेगी, ये समानुपाती है एक दूसरे के। ठीक है, वही बात यहां पे उन्होंने लिखा कि वैद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में, जब ये वैद्युत अपघट्य की प्रक्रिया हो रही होती है, जब ये प्लस माइनस में टूट रहा होता है, तो उस दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, वो प्रवाहित आवेश के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब जब एक बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़े। समझ रहे हो, आवेश बढ़ा रहे हैं तो पदार्थ की मात्रा और इकट्ठा हो रही है। समझ रहे हो, यहां तक क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर हो रहा है तो आप ये बात भली भांति जानते हो कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई एक नया कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को जेड लिखते हैं हम लोग। देखो W की जगह पे कई बुक में यम भी दिया होगा, ठीक ना, तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे Q हो गया। अब से एक सवाल करता हूं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि Q इजिकल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। ये बात तो आपको पता है, I इजिकल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो T इधर भेज दोगे तो Q अकेला हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। तो क्यों ना Q को हटा करके हम W इजिकल टू जेड इंटू आई टी लिख दें। लो भैया, आपका हो गया। समझ आई मेरी बातें, आपका फैराडे का पहला नियम कंप्लीट हुआ। जब भी फैराडे का पहला नियम पूछेगा वैद्युत अपघटनी संबंधित, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना होगा, इतना फार्मूला लिखना होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया गया था, ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब फैराडे के दूसरे नियम को समझते। दूसरा नियम तो और एकदम मक्खन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्लियर हो गया, W क्या है, सब सारी चीजें जान ही चुके हैं, तब इजी लगने लगेगा। आइए, अब जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों कि अगर फैराडे का पहला नियम क्लियर है तो दूसरा में कोई तामझाम नहीं है, बस छोटा सा काम करना है। ठीक है, ये बताने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो न्यूमेरिकल का अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं। पूरे बुक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं, 8 टाइप के न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा वायरल होते हैं, वो न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मैंने बना दिया है। ठीक है, आप देखोगे तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको ऊपर में ही पहला दूसरा दोनों मिल जाएगा। ठीक ना, पहले में आपको वायरल न्यूमेरिकल वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा और दूसरा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे वीडियो उसी में जाकर के ऐड होंगे। किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले में। समझ आई मेरी बातें, तो दोनों प्लेलिस्ट एकदम दबा के देखो, तुम्हारा फुल तैयारी हो जाएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। समझ आई मेरी बातें, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या रहा है कि विद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम बताइए। अब दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, कह रहा है यदि अब देखिए यहाँ पे मैंने उस समय अगर देखा जाए तो मैं किसके समानुपाती किया था, जो आवेश था, जो प्रवाहित आवेश था, जो हम लोग ऊपर से प्रवाहित कर रहे थे, वो मुक्त पदार्थ की मात्रा के समानुपाती था, यही था ना। और यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर देना कि जो मुक्त पदार्थ है अब इस बार आवेश के समानुपाती ना होकर के इस बार तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। बस इतना चेंज कर दोगे, परिभाषा सेम रहेगा। देखो ध्यान से समझ लो, यदि समान धारा परिपथ में समान समय में प्रवाहित हो रही है तो उस दौरान जो मुक्त होने वाला जो पदार्थ था, जैसे बताया था ना अभी कुछ देर पहले मुक्त पदार्थ के बारे में, तो मुक्त होने वाला जो पदार्थ है उस समय किसके, आवेश के समानुपाती था। अगर आवेश के समान, यही यहां से बस तुम याद रखो, थोड़ा सा चेंज करना है, प्राप्त होने वाला पदार्थ, याद रखना, प्राप्त मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा जो है अगर आवेश के समानुपाती यहां पे लिख दिए तो याद रखो वो क्या बन जाएगा, प्रथम नियम। और यहीं पे तुल्यांकी भार के समानुपाती कर दिए तो हो जाएगा द्वितीय नियम। समझ आई मेरी बातें। तो तुल्यांकी भार को ई से डिनोट करते हैं तो W,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, चाहो तो आप इसे हटा के कांस्टेंट जेड लिख सकते हो, लेकिन क्या होगा फिर घूम फिर के यहीं पे आओगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया कि तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोड वहाँ यूज होता है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड का और एक इलेक्ट्रोड एनोड का, तो दोनों का लेकर के मैंने नोटिस किया कि एक को W1 एक को W2 से रेशियो निकाल दिया। उसी तरह ई का क्या हो जाएगा E1 और E2, ऐसा किया जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो 11th क्लास में अविरतता का सिद्धांत पढ़े होगे तो वहाँ भी ऐसे ही किया गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ तक जब आपका हो जाता है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, E1 इधर भेज दो और W उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा W1 ये नीचे आ जाएगा E1 और ये उधर चला जाएगा तो W2 E2 हो जाएगा। फिर बराबर करके डैश डैश ऐसे दिखा सकते हो। समझ आई मेरी बातें? ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब इस वाले प्रश्न को देखो दोस्तों, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते होंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है निर्दिष्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता बताइए। ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन याद रखना बड़ा मार्क्स है इसमें। ठीक है, तो जैसे बता रहा हूं समझना। तो कह रहा है कि निर्दिष्ट समीकरण लिखिए और उसकी उपयोगिता बताइए। तो इसको जानने से पहले एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इसके बाद अब अंग्रेजी का पेपर है। तो अंग्रेजी की खुशखबरी ये है, जो मेरा नया चैनल है उस पे पहले से ही 10-15 वीडियो अपलोडेड है अंग्रेजी के, ट्रिक पे, कैसे लेटर लिखे, कैसे आर्टिकल लिखे, किस तरह से पैसेज सॉल्व करते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज के क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री के कौन से क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें अपलोडेड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैनल दोस्तों, प्लीज जाकर के उसे अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर हो तो तुरंत आपको भटकना ना पड़े, सारे कंटेंट वहां पड़े हुए हैं, बस आपको देखना रहे। समझ आई मेरी बात है दोस्तों? यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3000 करीबन सब्सक्राइबर है। मैं एम करता हूं कि इस वीडियो के जस्ट बाद उम्मीद करता हूं, आप पे भरोसा करता हूं कि आप कम से कम इसे 5000 सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचा देंगे आज एक दिन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निर्दिष्ट समीकरण की। याद रखना दोस्तों, निर्दिष्ट समीकरण ए वाला पूछे या ना पूछे, न्यूमेरिकल जरूर पूछता है, फिक्स होता है। अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल तो प्लीज बार बार कह रहा हूं उसको जाकर के देखो न्यूमेरिकल वाले वीडियो को। ठीक है, तो देखो जब भी आए तो सबसे पहले लिखना किसी इलेक्ट्रॉन विभव, लिखने के बाद क्या करना है एक समीकरण लिख देना इस तरह। ठीक है, जब आप समीकरण लिख लोगे तो उसके बाद बारी आएगी निर्दिष्ट समीकरण लिखने की। तो इसी बेसिस पे हम निर्दिष्ट समीकरण लिखेंगे। क्या है हमारे पास mn प्लस ही, कैसे प्लस है, कैसे जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, उस वाले वीडियो में, वन शॉट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, जरूर देखना जा करके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर निर्दिष्ट समीकरण लिखोगे तो निर्दिष्ट समीकरण लिख लेना। फिर उसके बाद क्या होता है, इस प्रश्न का मकसद क्या है ना, ये बताना कि निर्दिष्ट समीकरण लिखना है बस आपको, और लिखने के बाद आपको क्या करना है एक एक पॉइंट बता देना कि कौन क्या क्या है। जैसे देखो ये क्या है, आपको पता है ये विभव होता है, क्या बोलते हैं, सेल विभव कहते हैं। ठीक ना, अगर आपका क्या कहते हैं इस पे नोड नहीं लगा हुआ है तब तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विभव कहलाएगा, और अगर नोड लग गया तो मानक हो जाएगा। मानक यानी स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड मानक कंडीशन, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप बता देना कि n क्या है, n आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, f क्या है फैराडे कांस्टेंट है, t क्या है आपका परम ताप है, r क्या है गैस नियतांक है। समझ आई मेरी बातें? यहाँ तक क्लियर हुआ? याद रखना जब किसी पे चार्ज होगा तो अलग हो गया, जब किसी के ऊपर चार्ज नहीं रहेगा तो उसका याद रखना मोलर सांद्रता 1 होता है हमेशा। ठीक है, इसके जगह पे आप हमेशा 1 लिखोगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इस प्रश्न जब भी पूछेगा तो इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसे आप जरूर तैयार करेंगे। हाँ, अब बात आते हैं उपयोगिता कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका काम क्या है कहने का मतलब। तो याद रखना, कह देना नीचे में उपयोगिता हेडिंग डाल करके लिख देना कि निर्दिष्ट समीकरण की उपयोगिता निर्दिष्ट समीकरण की उपयोगिता इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने में होती है। समझ आई मेरी बात है? निर्दिष्ट समीकरण का उपयोग इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हो गया इस प्रश्न का जवाब। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग का टॉपिक कितना बचा? 3 टॉपिक ही बचा हुआ है, परासरण दाब, समपरासी विलयन और प्रतिमोल। ठीक है, अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या इसे 3 केवल सीखना चाहते हो, या इसी के साथ मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, अणुसंघ का गुणधर्म, ये सारी चीजें इसके साथ सीखना चाहते हो? तो हर किसी एक बंदे का जवाब होगा कि सारी चीजों को एक साथ सीखना चाहते हैं, भटक भटक के नहीं सीखना चाहते सर। याद रखिए, इसकी न्यूमेरिकल भी साथ में मिलेगी, इसकी। समझ आ रही मेरी बात है? तो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक जो आपको दिखा रहा हूं, इस पे एक ही वीडियो में मैंने पहले से ही बना रखा है। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे आपको बिलियन वाला चैप्टर दिख रहा है, 2 थंबनेल दिख रहा होगा यहाँ पे। इन दोनों वीडियो को जैसे ही आप कवर करते हो, सारी चीजें आपकी अपने आप कवर हो जाती है। समझ आई मेरी बातें? तो जल्दी से जाओ इन दोनों वीडियोस को देखो, नया प्लेलिस्ट जो बना है उसमें ये दोनों आपको मिल जाएगा। समझ आई मेरी बातें? या तो मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ आऊंगा दोस्तों, दोबारा आऊंगा, मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। से याद दिला देता हूं कि नए वाले चैनल पे भर भर के इंग्लिश का वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, और पहले से ही बहुत सारे वीडियो पहले से ही पड़े हुए हैं। प्लीज दोस्तों, अगर आप मुझे दिल
दिल से सपोर्ट करते हो तो जल्दी से जाओ, इसे जल्दी से सब्सक्राइब करो और 5000 सब्सक्राइबर तक इसे आज जल्दी से पहुंचा दो।